Hello students, we were discussing the provisions relating to the Union Executive and we have already discussed the provisions relating to the President as well as the Vice President of India. Now coming to the third kind of unit of the Union Executive, which is the Council of Ministers. So Council of Ministers, which is headed by the Prime Minister of India, is the real power center that we have under the Union Executive. सो जब हम बोलते हैं कि सरकार किसी की है, सरकार के नाम पे ही सारे काम होते हैं और सरकार ही सारे डिसीजंस लेती है. फाइन. सो हम बोलते हैं मनमोहन सिंह की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है. उससे हमारा मतलब क्या है कि हमारे देश में फ़िलहाल जो नरेंद्र मोदी हैं, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही इज़ एक्चुअली रनिंग द कंट्री थ्रू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फाइन. सो बेशक से सारे डिसीजंस जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, बट उन डिसीजंस के पीछे रियल पावर जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की. फाइन. प्रेसिडेंट अपने आप कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्चुअली टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस टू रन द कंट्री एंड it is these decisions which are then being published in the name of the President of India. So President of India is only a nominal or a ceremonial head of the state. He is not the de facto power center. Fine. So your center of power, your executive head of the executive is the President of India, but de facto head of the executive is the Prime Minister of India. फाइन. सो रियल पावर जो है हमारे देश में वो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही रन्स द कंट्री थ्रू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ दीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर एक्चुअली द पीपल हु आर टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर. सो यूनियन लेजिस्लेचर जो है हमारे देश की पार्लियामेंट जो है उसमें जो लोग इलेक्ट होके जाते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को जो है मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है. उनमें से एक पर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हु इज़ एक्चुअली द हेड ऑफ द पार्टी एंड देन ही विल अपॉइंट हिज ओन पीपल हु आर ऑल्सो बीइंग इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट. ठीक है. और वो अपनी एक टीम बनाएंगे और इस टीम के थ्रू ही अब सारे के सारे जो है देश के बड़े बड़े डिसीजंस वो लिए जाते हैं. फाइन. सो ये ध्यान रखना कि जो डी फैक्टो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. The president is only a nominal or a ceremonial head of the state. Now the provisions relating to the council of ministers are again very important for the purpose of your examination as well. कभी कभी मेंस में काफ़ी बार इसका जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, बट फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स ऑल्सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ क्वाइट important. So let's proceed with the bare act of these provisions. Article 74 of the Constitution of India provides with the Council of Ministers to aid and advise the President. So clause 1 of Article 74 says that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head. So हमारे देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा विच इज़ बीइंग हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. और इनका मेन काम क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनका मेन काम होगा टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. फाइन. ये क्या काम करेंगे? दे विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ दिस प्रेसिडेंट शेल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. सो अब यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन या डिस्क्रिशन नहीं छोड़ रखा है कि वो उनके एड या एडवाइस पे काम करना चाहें तो करें, ना तो ना करें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आर्टिकल 74 क्लोज 1 ने ही स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस एडवाइस के बेसिस पे प्रेसिडेंट को जो है अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करने हैं. ठीक है. तो उसके अलावा या उसके विपरीत जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम नहीं कर सकते हैं. अब ये जो प्रोविज़न है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गया क्योंकि एग्जैक्टली क्लियरली तो इसमें नहीं दे रखा है कि कितना मैंडेटरी होगा प्रेसिडेंट के पास जो है
उस एडवाइस को ना मानना, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट ना माने एडवाइस या फिर उस एडवाइस के विपरीत कुछ काम कर जाए? सो दिस particular provision has been one of the controversial provisions, but now it has been more or less has already been settled by the Supreme Court of India and also by the Parliament of India through the means of various amendments. So one amendment was made in the year 1978 and it was 44th Constitutional Amendment Act. So 44th Constitutional Amendment Act ने इस प्रोविज़न को थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया, जिसमें ये कहा गया provided that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. So जो भी एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर वो चाहें तो उस एडवाइस को वापस भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि आप एक बार रिकंसिडर कीजिए कि क्या ये काम करना सही रहेगा या नहीं. फाइन. तो सिर्फ एक बार जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वापस भेज सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रपोजल को कि आप एक बार रिकंसिडर कीजिए. अब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दोबारा से वही प्रपोजल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है, अब प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. फाइन. सो ये तो क्लियर हो गया कि जो भी एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के ऊपर जो है काम करना ही पड़ेगा. सिर्फ एक बार वो उस एडवाइस को भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को के पास कि आप एक बार रिकंसिडर कीजिए. लेकिन अगर रिकंसिडर करने के बाद फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वो एडवाइस दी है, इन दैट केस द प्रेसिडेंट विल हैव नो डिस्क्रिशनरी पावर एट ऑल. फाइन. Now another question that arises is, can there be a president of India only who is acting as the executive without any aid and advice of the Council of Ministers? क्या किसी point of time पे ऐसे हो सकता है कि जब हमारे पास Council of Ministers हैं ही नहीं, क्या ऐसी situation में president के पास सारी power आ जाएंगी? So this was actually clarified in the landmark judgment of UN Rao versus Indira Gandhi. This is a 1971 judgment. In this landmark case, the Supreme Court of India actually held that Article 74 Clause 1 is mandatory. Therefore, the President cannot exercise his executive powers without aid and advice of the Council of Ministers. So जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के बेसिस पे ही काम करेंगे, वो अपने बिहाफ पे कोई काम नहीं करेंगे. And it was further held in the case of UN Rao versus Indira Gandhi that it is essential to have a council of ministers under Article 74 Clause 1 even at a time when the House of People, that is the Lok Sabha, has been dissolved. So लोक सभा जो है 5 साल का टेन्योर होता है लोक सभा का, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, फिर नई सरकार बनती है. सो बेसिकली ये बात कर रहा है कि जब लोकसभा का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है और उसको डिसॉल्व किया जा चुका है, अब दोबारा इलेक्शन होने हैं देश में, तो उस टाइम पीरियड के दौरान भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रहेगा. फाइन. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब तक रहते हैं पुराने वाले, जब तक नई सरकार जो है दोबारा बन नहीं जाती है. फाइन. सो बेशक से लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी होगी लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो स्टिल इंटैक्ट रहेंगे, हु विल बी अवेलेबल टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फाइन. सो आर्टिकल 74 ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस के बेसिस पे ही काम करेंगे, फाइन। और उनकी एड एंड एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल नॉट एक्ट एट ऑल। Now clause 2 says that the question whether any and if what advice was tendered by the ministers to the president shall not be inquired into in any court. So this basically talks about judicial review of the advice tendered by the minister to the prime minister. So जो भी advice जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है प्रेसिडेंट को देते हैं कि आप ऐसे एक्ट करें, इस पर्टिकुलर पेपर पे साइन कीजिए या ये डिसीजन लेना है, तो उस पर्टिकुलर एडवाइस को जो है किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता है। मतलब वो एडवाइस जो है दैट इज़ कम्प्लीटली अवे फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, कोई जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता है। नाउ आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स विद सम अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। सो इट सेज द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज नो। ऑल्दो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट ही कैन अपॉइंट ओनली that person as the prime minister who has been elected to the Lok Sabha, or even for that matter even if he is a member of the Rajya Sabha. So basically he should be a member of parliament ideally, and he should be having a clear majority, that is his party should be having a clear majority in लोकसभा। सो जब भी हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, उसके बाद में जो भी पार्टी जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होती है उस पार्टी के जो लीडर हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करते हैं टू फॉर्म दी गवर्नमेंट, फाइन। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट का ऐसा कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, लेकिन अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती है, किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी एक पार्टी को जो है अब इनवाइट कर सकते हैं टू फॉर्म दी गवर्नमेंट। लेकिन अगर मेजॉरिटी आ जाती है किसी पार्टी की तो वहाँ पे तो प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो जितने भी लोग लोकसभा में इलेक्ट होके आते हैं उनमें से उनका जो लीडर होता है उस पर्टिकुलर पार्टी का, उसको जो है प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं टू बी दी प्राइम मिनिस्टर एंड देन ही अपॉइंट्स द पर्सन एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी उठा के अपॉइंट कर दिया गया है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बेसिकली वही बनता है जो जिसकी पार्टी जो है मेजॉरिटी से जीती है लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फाइन। सो प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उनके पास एक लिबर्टी है कि वो अपनी जो है इमीडिएट साथी जो है किसको रखना चाहते हैं, किसको अपना कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को ये पूरी की पूरी लिबर्टी दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही कि प्राइम मिनिस्टर जिसको भी चाहें उसको जो है कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, और उसके बाद जो है वो पर्सन अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ मेनी कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन बी देयर? क्या कोई लिमिट है, या जितने भी लोग जीत के आए हैं उस पार्टी के, क्या सबको ही कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाएगा? देखो, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बहुत सारी पावर्स मिलती हैं और बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिलते हैं जो बाकी एमपीज को नहीं मिलते हैं, फाइन। सो मिनिस्टर जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दैट कैन बी मेड, एंड कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं टोटली? दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 75 क्लोज 1A।
So it says that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of the People. So लोक सभा के जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनसे उनके जो है मैक्सिमम 15% जो ही कैबिनेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं. फाइन. सो 15% से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं. दिस प्रोविजन वॉज एक्चुअली एडेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. तो उससे पहले क्या होता था कि मान लो कोalition में सरकार बनी है तो सबको ही मिनिस्टर्स बना दिया जाता था कि ताकि सरकार गिरे ना. तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ये एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप मिनिस्टर्स तो अपनी मर्जी के चुन सकते हो लेकिन मैक्सिमम 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ही चुन सकते हो. ठीक है. तो 15% ही लोकसभा के जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनका 15% ही आप मिनिस्टर्स बना सकते हो. नाउ क्लोज 1b सेज a member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as a minister. Fine. So if a person has been disqualified to be a member of the house of parliament through 10th schedule anti defection law के अंडर अगर वो disqualified to be a member of the parliament then he will also be disqualified to be appointed as a minister. उसको मिनिस्टर भी नहीं बनाया जाएगा. और जब तक उसकी 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहती है तब तक उसको कभी भी जो है मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकेगा. नाउ क्लोज 2 सेज दैट द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो मिनिस्टर्स अपना ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं? जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर हो. प्रेसिडेंट की जब तक मर्जी होगी सिर्फ तब तक ही वो मिनिस्टर रहेगा. इसका मतलब क्या है? द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू whom? इंडिविजुअल मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब भी चाहेंगे वो मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं. Here again the president does not have discretionary power of his own. He will act only on the advice of the prime minister. Basically प्राइम मिनिस्टर जब तक चाहते हैं तब तक कोई भी पर्सन मिनिस्टर रह सकता है. अब अगर प्राइम मिनिस्टर की ही किसी मिनिस्टर के साथ नहीं बन रही है मान लो एंड ही इज़ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वो किसी भी पर्सन को हटवा सकते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो बॉस हैं. फाइन. देन सो the ministers hold office during the pleasure of whom? Pleasure of the president. So एग्जाम में आएगा तो आपको प्रेसिडेंट ही मार्क करना है बट आप समझने के लिए समझ लीजिए कि एक्चुअल में ये जो पावर है ये प्राइम मिनिस्टर की है. फाइन. सो द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ क्लोज 3 सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall be collectively responsible to the house of the people. So काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम रियल सेंस में गवर्नमेंट बोलते हैं, सरकार बोलते हैं. सो सरकार जो है शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू whom? टू दी हाउस ऑफ पीपल. लोकसभा के लिए जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. बेसिकली अगर मान लो कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया सरकार के खिलाफ. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि सरकार ने अपनी जो मेजोरिटी है वो लूज़ कर दी है लोकसभा में. इन दैट केस द कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू रिज़ाइन. ठीक है. सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो किसके प्रति बनती है? हाउस ऑफ द पीपल. दे आर कलेक्टिवली एज वन यूनिट आर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू द हाउस ऑफ द पीपल ओनली. अगर आपने लोकसभा की डिबेट्स देखी हो तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो उनके जवाब देते हैं. फाइन. और अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आए कि किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जो लोकसभा है उसके मेंबर्स ने अपना विश्वास खो दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. इन दैट केस दे कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन और ऐसी सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू resign. Fine. So they are
collectively responsible to the house of the people, but the ministers are individually responsible to whom? To the president. Now clause 4 says, before a minister enters upon his office, the president shall administer to him the oaths of office and secrecy according to the form set out for the purpose in the third schedule. जब भी कोई मिनिस्टर बनता है, अब बेसिकली सरकार बनती है, उसके बाद में सबको पोर्टफोलियोज मिलते हैं, किसी को होम मिनिस्ट्री मिलता है, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री मिलता है, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलता है. सो बेसिकली ये जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं उनको एक ओथ लेनी होती है बिफोर एंटरिंग अपॉन देयर ऑफिस, और ये ओथ किसके सामने लेते हैं? बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फाइन. सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं अगर आप थोड़ा सा जो है करंट फॉलो कर रहे हो. बेसिकली जब सरकार बनती है तो अगर आप थोड़ा न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन उनको ओथ दिला रहा है, तो ये चीज़ें भूलनी नहीं जाती हैं फिर. फाइन. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ना है तो लोकसभा और राज्यसभा जो चैनल है वो आप ज़रूर देखें. बेसिकली उनमें जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तब तो ज़रूर ही देखें कि एग्जैक्टली होता क्या है. और उसके अलावा डिबेट्स बहुत सारी अच्छी अच्छी आती हैं लोग राज्यसभा चैनल पे, बेसिकली वो आप ज़रूर देखें. इट विल स्ट्रेंथन योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉन्सेप्ट्स. फाइन. सो मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने जो है ओथ लेते हैं, और इस ओथ की क्या फॉर्म है, किस फॉर्म में वो ओथ लेते हैं, ये कहाँ पे दी हुई है? थर्ड शेड्यूल. थर्ड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? तेरी कसम. थर्ड शेड्यूल तेरी कसम. फाइन. थर्ड शेड्यूल में बेसिकली मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, या फिर जो इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी ओथ्स दी हुई हैं. सो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि किस शेड्यूल में ओथ्स एंड अफर्मेशन की प्रोविजंस दिए हुए हैं. फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, दिस इज गिवन अंडर थर्ड शेड्यूल. नाउ क्लोज 5 सेज, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister. So if any person has been appointed as the minister, ठीक है, मिनिस्टर तो आपने अपॉइंट कर दिया, लेकिन अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो मैक्सिमम वो कितने टाइम के लिए ही अपनी उस सीट को सिक्योर कर सकता है एज ए मिनिस्टर? ओनली फॉर 6 months. सो आइडियली जो सिचुएशंस होती हैं उनका ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बेसिकली कोई भी मेंबर होता है, वो कि या तो लोकसभा का मेंबर होता है या तो राज्यसभा का मेंबर होता है. लेकिन अगर मान लो वो पर्सन ना तो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, स्टिल ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, लेकिन ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. उस 6 months के दौरान उसको या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बन पाया तो उस केस में ही विल लूज हिज पोस्ट एज द मिनिस्टर. फाइन. सो मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो बेसिकली पार्लियामेंट का हिस्सा तो ज़रूर होना चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमेशा लोकसभा से ही आए. हमारे देश में फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी and Manmohan Singh etc. were some of the prime ministers who were actually a member of the Rajya Sabha and not Lok Sabha. So लोक सभा से होना ज़रूरी नहीं है, राज्यसभा से भी हो सकता है, लेकिन किसी न किसी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी है. अगर वो 6 महीने तक लगातार किसी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, इन दैट केस ही विल लूज हिज पोस्ट एज दी प्राइम मिनिस्टर और दी कैबिनेट मिनिस्टर. फाइन. सो ये टाइम पीरियड ध्यान रखना कि 6 months के अंदर अंदर उसको इलेक्ट होके आना पड़ेगा एज दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या तो अपॉइंट होके आए राज्यसभा में, या तो राज्यसभा में इलेक्ट होके आए किसी स्टेट से, या फिर लोकसभा में इलेक्ट होके आए. सो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर अपॉइंट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लियामेंट के मेंबर हो. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट के टाइम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप मैंडेटरीली पार्लियामेंट के मेंबर हो.
आप अपॉइंट हो सकते हो एज द प्राइम मिनिस्टर और एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मिनिस्टर भी बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाए, इन दैट केस यू विल cease to be the minister or the prime minister as the case may be। अब ये जो प्रोविज़न है ये एक तरह से बैकडोर एंट्री कह सकते हैं हम टू दोज पीपल हु वर नॉट एबल टू गेट इलेक्टेड एज दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम केस लें अरुण जेटली का, अरुण जेटली जो हैं वो हमारे जो इलेक्शन हुए थे 2019 के लोकसभा इलेक्शन, उसमें ही वॉज नॉट एबल टू विन हिज सीट फ्रॉम अमृतसर। वो अपनी सीट नहीं जीत पाए थे, बट ही वॉज अ वेरी वेरी एफ्लुएंट मेंबर ऑफ द पार्टी एंड ही वॉज ऑल्सो वेल नोन इन हिज फील्ड। सो बेसिकली क्या किया गया सरकार में कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, he appointed he basically requested the president to appoint Mr. Arun Jaitley as the member of as the minister, ठीक है, और उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई, ठीक है। तो उनको अपॉइंट कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, हालांकि वो उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट जो है वो अपनी सीट नहीं जीत पाए थे लोकसभा में, ठीक है। तो उसके बाद उस 6 महीने के अंदर जो है अरुण जेटली ने क्या किया, ही गॉट इलेक्टेड टू दी राज्यसभा। सो राज्यसभा में उनको जो है इलेक्ट कर दिया गया। सो ही बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड देन ही गॉट हिज सीट सिक्योर्ड एज द मिनिस्टर। फाइन। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब कोई जो पर्सन एक्चुअल में उस पोजीशन पे होना चाहिए वो नहीं जीत पाता इलेक्शन, तो उन केसेस को सिक्योर करने के लिए ही एक तरह से ये प्रोविज़न दिया गया। लेकिन इस प्रोविज़न का बहुत बार मिसयूज़ भी किया गया। कभी कभी जो पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं था उसको भी बनाने लग गए फिर कि चलो 6 महीने हमने अब बना दिया, 6 बाद में रिज़ाइन करके अगले 6 महीने हम फिर से उसको जो है रख लेंगे कि भाई हम 6 महीने में इलेक्ट होके आ जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट केम अप विद अ लैंडमार्क डिसीजन इन द केस ऑफ B.K. Kapoor versus State of Tamil Nadu। Now in this landmark judgment of 2001, the Supreme Court of India held that if a person is disqualified to be a member of parliament, he or she cannot be the prime minister or the minister। फाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 साल से ज़्यादा की उसको सज़ा हो चुकी है, देन ही लूजेज हिज राइट टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हैं टू बी दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा ही नहीं बन सकते हैं, आप उनको मिनिस्टर कैसे बनाओगे, क्योंकि उनके तो 6 महीने के बाद इलेक्ट होने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इस केस में B.K. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली कहा कि आप बना तो सकते हो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर किसी भी पर्सन को, लेकिन सिर्फ उनको ही बनाए जिनकी पॉसिबिलिटी हो कि वो 6 महीने के अंदर इलेक्ट होके उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा बन सके। फाइन। सो जो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है उनका तो 6 महीने में भी कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो आप एक तरह से यू आर अब्यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय मेकिंग सच पीपल एज पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। Now clause 6 says that the salaries and allowances of ministers shall be such as Parliament may from time to time by law determine until Parliament so determines shall be specified in the second schedule। So कितनी सैलरी मिलेगी मिनिस्टर्स को वो कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जब तक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन नहीं करते हैं तब तक जो सेकंड शेड्यूल है हमारा उसमें जो भी उनको अलाउंसेस की बात की गई है वो सब दी जाएगी। तो सेकंड शेड्यूल में क्या बात की गई है, 2 आना मतलब सैलरी की बात की गई है। So these were the provisions relating to 4 of the executives of the union. The first one was the President of India, the second one was the Vice President of India, the third one was the Prime Minister of India, and the fourth one is
the Council of Ministers. Now coming to the fifth member of the Union Executive, which is the Attorney General of India. So Attorney General of India is also a member of the Union Executive, and the office of Attorney General of India becomes all the more important for you people, because this is a law officer. He is actually the highest law officer of the country. So हमारे देश का highest law officer कौन है? Attorney General of India. So this particular provision relating to the Attorney General of India is very important for the purpose of your judicial services examination, especially for the purpose of prelims. So you are required to do this particular provision given under Article 76 very specifically. So Article 76 provides with the fifth executive of the Union, which is the Attorney General of India. So clause 1 says that the President shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court to be Attorney General of India. Attorney General is said to be the highest law officer of India. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एग्जीक्यूटिव का हिस्सा इसलिए माना गया है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही वो पर्सन है जो बेसिकली सरकार को डिफेंड करता है इन दी कोर्ट्स कि सरकार ने ये एक्शन लिया है तो क्या इसके रेपरकेशन थे, क्या इसका क्या रीज़न था. फाइन. कैन यू टेल मी हु इज़ दी प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? हमारे देश का अभी फ़िलहाल कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और वो कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं? ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है और कौन से नंबर के वो अटॉर्नी जनरल हैं. फाइन. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 प्रोवाइड्स विद द प्रोविजन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो ये आर्टिकल भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76. अब इसको एक याद करने का एक तरीका ये भी है कि 7 + 6 = 13. सो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, अगर आप अपने किसी दोस्त से पूछते हो कि तेरा क्या इरादा है, तेरह को हम तेरा साउंड करते हैं कि तेरा क्या इरादा है आगे अपने करियर में आगे क्या करना है, सो वो क्या बताएगा कि मेरा तो मन है कि मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन जाऊं क्योंकि वो हमारे देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है. फाइन. सो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ऑलमोस्ट एवरीवन वुड एस्पायर टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया because this is the highest law officer of India. Fine. So 7 + 6 13 क्या इरादा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने का. 76. दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कौन है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है? बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की? क्या कोई भी वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है? द आंसर इज नो. Only those people can be the Attorney General of India who is qualified to be appointed as the Supreme Court Judge. So Supreme Court का जज बनने की जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो बंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है सिर्फ वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है. कैन यू टेल मी what are the qualifications to be a Supreme Court judge? This is also given under the Constitution of India itself. This we will study while discussing the provisions of Supreme Court of India, but before that you try to find out as to what are the qualifications to be a Supreme Court judge on your own. Fine. So पहली बात तो ये कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लायक है सिर्फ वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है. यही क्वालिफिकेशन है बस. नाउ क्लोज 2 सेज इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज और ऑफ लीगल कैरेक्टर as may from time to time be referred or assigned to him by the president, and to discharge the functions conferred on him by or under this constitution or any other law for the time being in force. So the Attorney General of India is basically a legal advisor
फॉर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो बेसिकली एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में कि क्या किस तरह से क्या करना ठीक रहेगा, किससे जो है क्वेश्चनेबल नहीं होगा एक्शन। On top of it, the Attorney General of India also defends the government of India in the courts. Now clause 3 says, in the performance of his duties, the Attorney General shall have right of audience in all courts in the territory of India. So Attorney General of India के पास क्या पावर है, that he has a right of audience in all courts in the territory of India. किसी भी कोर्ट में जाके वो जो है कोई भी मामला सुन सकते हैं एज एन ऑडियंस। दिस इज़ अ राइट गिवन टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाउ क्लोज 4 सेज दैट द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेजिडेंट में डेटरमाइन। सो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर के ऊपर ही अटॉर्नी जनरल अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस का कोई फिक्स्ड टेन्योर है ही नहीं कि इतने साल तक वो एक बार अपॉइंट हो गए तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। जब तक वो सरकार के गुड बुक्स में बेसिकली तब तक ही वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह सकते हैं। द मोमेंट ही इज़ नॉट मोर इन द गुड बुक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइंड्स अ मोर सूटेबल पर्सन टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, then the government can basically request the President of India to remove that person from his office, because Attorney General of India holds his office during the pleasure of the President, और उसको उनको जो सैलरी भी मिलती है वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। सो आर्टिकल 76 में मेन चीज़ें याद रखने की पहली बात तो है आर्टिकल 76 ही है। 7 + 6 = 13। तेरा क्या सपना है बनने का, तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा, मेरा तो सपना है मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनूं, बिकॉज ही इज़ दी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेक अवे है इस आर्टिकल से वो है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सो अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट पर्सन ओनली कैन बी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन है। द थर्ड अनदर थिंग इज दैट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। उनका कोई फिक्स्ड टेन्योर बेसिकली नहीं है, जब तक प्रेजिडेंट खुश हैं तब तक ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने ऑफिस में रह सकते हैं। Now Article 77 talks about the conduct of business of the Government of India. Basically Government of India, भारत सरकार काम कैसे करती है, किस तरीके से काम करती है, ये दिया हुआ आर्टिकल 77 में। So Article 77 clause 1 says that all executive action of Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President. So भारत सरकार जितने भी डिसीजन लेती है वो किसके नाम पे लेती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। Now clause 2 says orders and other instruments made and executed in the name of the president shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the president, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president. सो बेसिकली सरकार को काम कैसे करना है ये भी कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब यही है कि सरकार खुद ही डिसाइड करती है कि उनके ऊपर क्या रूल अप्लाई होंगे। नाउ क्लोज 3 सेज दैट द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर अलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल मेक रूल्स टू मेक द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोर कन्वीनियंट, और किस मिनिस्टर को कौन सा काम देना है ये भी कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय मेकिंग रूल्स। नाउ आर्टिकल 78 प्रोवाइड्स विद द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। इट सेज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स relating to the administration of affairs of the union and proposals for legislation। अब यहाँ पे एक तरह से
प्रेसिडेंट को एक रियल पावर दी गई है दैट ही हैव अ राइट टू नो एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी गवर्नमेंट। सरकार क्या क्या निर्णय ले रही है वो सारे के सारे निर्णय जो है प्राइम मिनिस्टर खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कम्युनिकेट करेंगे। दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। Now it further says that it shall be duty of the Prime Minister to furnish such information relating to the administration of affairs of the Union, proposals for legislation as the President may call for। और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर खुद बुलाते हैं किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में ज्ञान लेने के लिए, तो उस यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी पूछे वो उनका जवाब दे। If the President so requires, to submit for consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council। So प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी अगर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने भी कोई डिसीजन लिया है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्रेसिडेंट जो है उस मिनिस्टर को अपने पास बुला सकते हैं। So basically Article 78 specifically says that whatever is going on in the government, whatever decision are being taken by the government of India, the president is required to have information as to all those decisions taken by the government। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बिल्कुल ही अंधेरे में रखोगे या फिर उनको क्या चल रहा है सरकार में उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं होने दोगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज हैव अ राइट to get the information as to whatever is going on in the government। So these were the main provisions relating to the union executive। As you all know that in India we follow a federal structure of the government, and parallelly to the union government we have a government in the states also। फाइन। सो जैसे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार होती है वैसे ही स्टेट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार होती है विच एक्चुअली रन्स दी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। नाउ द मेन एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द state are the governor, which actually is can be said to be having parallel powers to the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर होते हैं जिनके पास जो है स्टेट के सारे जो काम किए जाते हैं वो गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल के सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम गवर्नर वी हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सो चीफ मिनिस्टर भी एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एग्जीक्यूटिव होते हैं। एंड द फोर्थ एग्जीक्यूटिव इज़ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। सो जैसे सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल होते हैं हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, सिमिलरली स्टेट लेवल पे हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। फाइन। सो हमारे सेंट्रल लेवल पे यूनियन लेवल पे 5 एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट एंड दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन स्टेट लेवल पे सिर्फ 4 ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर एंड दी एडवोकेट जनरल ऑफ दी स्टेट। जैसे सेंट्रल लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है उसके कॉन्सोनेंस में हमारे पास सेंट्रल लेवल पे ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती है। फाइन। सो ये बात ध्यान रखना। Apart from that, the President of India is an elected person। इलेक्शन तो होता ही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन ही क्यों ना हो। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे बना जा सकता है, वो इलेक्शन के थ्रू ही बना जा सकता है। बट द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट डज नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्शन वॉट एवर मीन बी इट दी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। सो गवर्नर ऑफ इंडिया बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट की ही ज़रूरत होती है। प्रेसिडेंट जिसको भी चाहे वो किसी भी स्टेट के गवर्नर बना सकते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ही हैज़ टू एक्ट ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर। अब जो गवर्नर का जो ऑफिस है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ऑफिस इन दी स्टेट ऑफ इंडिया। And the reason is that the governor is not at all an elected person। पहली बात तो यही है कि वो इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली तो छोड़ ही दो।
उसके अलावा गवर्नर को अपॉइंट भी कौन करता है? गवर्नमेंट को अपॉइंट भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। सो गवर्नर इज बेसिकली अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो गवर्नर का ऑफिस जो है वो एक तरह से यूज़ किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द स्टेट, बिकॉज द गवर्नर इज बेसिकली अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो चलो ठीक है, जो मेन पावर होती है वो किसके पास होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। लेकिन मान लो अब इलेक्शन होते हैं किसी स्टेट में, वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में अब जो है गवर्नर की पोस्ट को बहुत हद तक मिसयूज़ किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को, तो यहाँ पे गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो जिसको भी चाहे उसको इनवाइट कर सकते हैं टू फॉर्म दी गवर्नमेंट एंड बी दी चीफ मिनिस्टर ऑफ दी स्टेट। फाइन, तो अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई फेवरेबल पार्टी है स्टेट में जो क्लियर मेजोरिटी तो नहीं है उसके पास, लेकिन स्टिल गवर्नर को वो बोल के कह देंगे कि आप जो है उस पार्टी को ही बुलाइए, and the governor being nominee of the central government, he has to act on behalf of central government। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज गवर्नर को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट का कोई फिक्स टेन्योर भी एज सच नहीं है कि इतने टाइम तक तो एटलीस्ट उनको रखना ही है। हालांकि 5 साल का टेन्योर दिया हुआ है, लेकिन उस टेन्योर से पहले भी गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। और बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि जैसे ही सेंट्रल लेवल पे किसी की सरकार बनती है तो पहला काम वो क्या करते हैं? पहला काम वो करते हैं अपने से ऑपोजिट पार्टी वाले जितने भी गवर्नर अपॉइंटेड होते हैं स्टेट्स में, उनको रिमूव करना और उनकी जगह अपने फेवरेबल गवर्नर्स को रखना, क्योंकि गवर्नर के थ्रू ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट की गवर्नमेंट को एक तरह से कंट्रोल भी कर सकती है। बेशक से स्टेट लेवल पे किसी की भी सरकार हो, लेकिन गवर्नर के पास इतनी पावर्स हैं कि वो उस सरकार को भी ओवर रूल कर सकते हैं अंडर सम सर्कमस्टांसेस। फाइन, सो इसीलिए जो है गवर्नर का पोस्ट जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है हमारे देश में। Fine, and although the Supreme Court of India has time and again come up with landmark decisions as to how this post of governor should not be misused by the central government, but nevertheless the ground reality has not really changed. Fine, so let's study the provisions relating to the state executive now. The executive of the state basically consists of 4 entities: the governor, the chief minister, the council of ministers and the advocate general. फाइन, ये 4 ही मेन एंटिटीज़ हैं। यूनियन गवर्नमेंट पे एक एक्स्ट्रा जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट की, वो ऐड हो जाती है, लेकिन स्टेट लेवल पे हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट जैसी कोई पोस्ट नहीं है। Now article 153, so this is given under which part? The states are given under part 6 of the constitution। part 5 में था यूनियन के प्रोविजंस, यूनियन के प्रोविजंस में एग्जीक्यूटिव, देन लेजिस्लेचर, देन दी जुडिशरी, और उसके बाद आता है स्टेट्स के प्रोविजंस। स्टेट में भी सिमिलरली एग्जीक्यूटिव, legislature and judiciary. Fine, so we have already discussed the union executive, now we will be discussing the state executive. So basically state का meaning क्या है? It provides, article 152 says that in this part, unless the context otherwise requires, the expression state does not include the state of Jammu and Kashmir। So state of Jammu and Kashmir को normally जो है state के definition में count नहीं किया जाएगा unless the context otherwise specifically provides for inclusion of the state of Jammu and Kashmir in the definition of state। Fine, so state की definition दी हुई article 152 में। Now part 6 chapter 2 talks about the executive of the states, and article 153 talks about the governors of the states। Now article 153 says that there shall be a governor for each state। हर एक स्टेट का एक गवर्नर होना मैंडेटरी है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे नहीं होगा कि स्टेट में गवर्नर ही नहीं है।
लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर एक स्टेट का एक 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 गवर्नर होगा, या फिर एक ही गवर्नर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का जो है कार्यभार भी संभाल सकता है? सो द प्रोवाइजो विच वॉज एक्चुअली एडेड बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, इस 7th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 153 में ये प्रोवाइजो ऐड किया और कहा कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। सो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक ही गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन हर एक स्टेट का कोई गवर्नर तो ज़रूर होना चाहिए। हालांकि एक ही गवर्नर को 2 से ज़्यादा स्टेट्स का भी भार दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, पंजाब हरियाणा का एक गवर्नर बनाया जा सकता है, या फिर यूपी और हरियाणा का भी एक गवर्नर बनाया जा सकता है, या फिर यूपी पंजाब हरियाणा तीनों स्टेट का एक ही गवर्नर हो, ऐसा भी हो सकता है। सो नथिंग प्रोहिबिट्स अ पर्सन टू बीइंग अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। दिस हैज़ बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 153 itself. Now article 154 provides with the executive power of state. The executive power of state shall be vested in the governor. So जैसे executive power of union किसके पास वेस्ट करती हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली द executive power of the state shall vest in the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. And how the governor will exercise his powers? He will exercise his power either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. And who are these officers subordinate to him? They are basically the council of ministers headed by the chief minister of the state. Now clause 2 says that nothing in this article shall be deemed to transfer to the governor any functions conferred by any existing law or any other authority. So अगर कोई पर्टिकुलर लॉ गवर्नर को कोई और पावर दे रहा है, देन इट विल ऑल्सो हैव अ impact on the governor's power, and this article will not impact his powers under that law. The now clause 2 subclause B says that nothing in this article shall prevent parliament or legislature of the state from conferring by law functions on any authority subordinate to the governor. अब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर चाहें तो ऐसा लॉ भी बना सकती हैं जो गवर्नर की पावर्स को जो है डेलीगेट कर सकती हैं टू अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। नाउ आर्टिकल 155 प्रोवाइड्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। बेसिकली गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? नाउ इट सेज दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो गवर्नर ऑफ अ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील्स। सो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर की बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने में जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, elected members of the legislative assemblies of states and elected members of the legislative assemblies of 2 UTs। और वो दो UTs कौन सी हैं? NCT ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, लेकिन गवर्नर के केस में कोई इलेक्शन होता ही नहीं है। उन गवर्नर का सीधा अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ आर्टिकल 156 प्रोवाइड्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के कितना टेन्योर होगा गवर्नर का। इट सेज दैट द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि भाई गवर्नर आप बन तो गए हैं गवर्नर, लेकिन आपका जो ऑफिस है वो कब तक आप होल्ड कर सकते हो उसको? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपसे खुश हैं सिर्फ तब तक ही आप अपने ऑफिस में रह सकते हो एज दी गवर्नर। प्रेसिडेंट का यहाँ पे मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर। फाइन। सो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने की है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में भी हमने पढ़ा था कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में भी हमने पढ़ा था दैट अ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
सो इनका बेसिकली मीनिंग ये है कि प्रेसिडेंट जब भी चाहे इनको रिमूव भी कर सकता है. सो गवर्नर ऑल्सो होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. Now clause 2 says that the governor may, by writing under his hand, address to the president, resign his office. So a governor can also resign from his office by writing to him, whom? To the president of India. प्रेसिडेंट को अगर रिज़ाइन करना हो तो वो किसको एड्रेस करते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर? टू दी वाइस प्रेसिडेंट. गवर्नर को अगर रिज़ाइन करना होगा तो वो किसको एड्रेस करेंगे हिज रेजिग्नेशन लेटर? टू दी प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं. सो प्रेसिडेंट को ही वो अपना रेजिग्नेशन लेटर भी जो है एड्रेस करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का अब तक कोई रोल नहीं आया है. Now clause 3 says subject to the foregoing provisions of this article, a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. So subject to the provisions relating to the pleasure of the president, although the Constitution of India under Article 156 clause 3 has also provided with the tenure of 5 years to the President of India, लेकिन ये 5 साल का tenure subject to क्या है? To other provision of the Constitution of India. So pleasure of President will override to this particular fixed tenure of 5 years. Fine. So 5 साल का tenure भी दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि जो गवर्नर है he shall hold office during the pleasure of the president, और इसके साथ ही ये भी कह दिया है क्लोज 3 में कि 5 साल के टेन्योर को जो है it is subject to other provisions of the Constitution. Now the proviso says provided that a governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor appoints his office. So basically अगर मान लो successor नहीं आया है, कोई दूसरा पर्सन को अपॉइंट नहीं किया गया है एज दी गवर्नर, तब तक पुराने वाले गवर्नर ही गवर्नर का कार्यभार संभाल सकते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, कौन अपॉइंट हो सकता है एज दी गवर्नर? आर्टिकल 157 टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज governor, and it says no person shall be eligible for appointment as governor unless he is a citizen of India. पहली कंडीशन तो यही है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए and has completed the age of 35 years, और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 years. सो हमने देखा प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और गवर्नर की भी अब तीनों की ही एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 years to get appointed in that particular post. Now article 158 provides with the conditions of governor's office, and it says that the governor shall not be a member of either house of parliament. So MP नहीं होना चाहिए गवर्नर को, or of a house of legislature of any state specified in the first schedule. ना ही MLA होना चाहिए प्रेसिडेंट को. And if a member of either house of parliament or a member of the legislature of any state be appointed as governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as governor. लेकिन अगर कोई MP या MLA को एज अ गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है तो उस केस में he will lose his seat as the member of parliament or member of legislative assembly the day on which he enters upon his office as the governor. Now clause 2 says that the governor shall not hold any office of profit. कोई office of profit भी hold नहीं करेंगे. The governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residence. हर एक जैसे राष्ट्रपति भवन होता है वैसे ही हर एक स्टेट में गवर्नर का भी रेजिडेंस होता है जिसमें गवर्नर साहब रहते हैं. एंड ही शैल बी एंटाइटल्ड टू एमोलमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ until provision in that behalf is so made. Such emoluments, allowances and privileges as are specified in the second schedule. जो भी emoluments, allowances second schedule में दे रखे हैं वो भी उनको मिलते हैं. Now clause 3A says where the same person is appointed as governor of 2 or more states. मान लो पंजाब एंड हरियाणा का एक ही गवर्नर अपॉइंट कर दिया है. in that case such governor shall get his emoluments and allowances from both the states. दोनों बेसिकली प्रोपोर्शनली डिवाइड करके जो है प्रेसिडेंट जो गवर्नर साहब है उनको उनके अलाउंसेस देंगे. ठीक है. The emoluments and allowances of governor shall not be diminished during his off
टर्म ऑफ ऑफिस, और उनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान उनकी इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता। सो एक बार कोई गवर्नर बन गया तो उस टाइम पीरियड के दौरान उनकी सैलरी को या उनके इमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 159, इट प्रोवाइड्स विद द ओथ और अफर्मेशन बाय गवर्नर। अब गवर्नर बन तो गए हैं, गवर्नर ओथ किसके सामने लेंगे? पहले ही बताइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके सामने ओथ लेते हैं? बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड इफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके सामने ओथ या अफर्मेशन लेते हैं? बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ गवर्नर किसके सामने ओथ लेते हैं? दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 159। इट सेज एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर shall before entering upon his office make and subscribe in presence of chief justice of the high court exercising jurisdiction in relation to that state, or in his absence the senior most judge of the high court available, he shall subscribe to an oath or affirmation in the following form. So governor of India, governor of a state, sorry, he takes oath before whom? Before the चीफ जस्टिस ऑफ द पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है, तो ओथ जो है, जो हाईएस्ट ऑफिस है, जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, बी इट द यूनियन और बी इट द स्टेट लेवल, द जुडिशरी, द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस, द हाईएस्ट judge of that particular state actually plays a vital role in the oath or affirmation of that particular person. So president जो है वो हमारे देश के सबसे जो हाईएस्ट ऑफिसर हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनको ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिमिलरली गवर्नर जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनको ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट विल सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन टू द गवर्नर। तो ये बात बहुत ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाते हैं और गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन ओथ दिलाते हैं। तो ये ओथ लेते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। Now Article 160 talks about discharge of functions of the governor in certain contingencies. It says the president may make such provision as he thinks fit for discharge of the functions of governor of a state in any contingency not provided for in this chapter. So अगर ऐसी कोई contingency आ जाती है जहाँ पे गवर्नर का फंक्शन डिस्चार्ज करने की नौबत आ जाती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं। Now Article 161 talks about power of governor to grant pardons etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. प्रेसिडेंट की पावर कहाँ पे दी गई थी? टू पार्डन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस। याद कीजिए, आर्टिकल 72। 72 को कैसे याद करना? 7 + 2 = 9, 9 सजा, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने पार्डन कर दिया है, माफ़ कर दिया है। फाइन। सो सिमिलरली जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, सिमिलरली गवर्नर को भी पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 161 टू ग्रांट पार्डन्स और टू सस्पेंड और कम्यूट सेंटेंसेस ऑफ द पीपल। The governor of a state shall have the power to grant pardons, reprieve, respite, remission। ये सब मैंने आपको प्रेसिडेंट के केस में बताया था कि क्या क्या मीनिंग है पार्डन का, क्या मीनिंग है रिप्रीव का, remission of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of state extends। So जिस हद तक executive power of state extend करती है उस पर्टिकुलर एरिया में अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है फॉर एन ऑफेंस, उसकी सज़ा को जो है गवर्नर उस स्टेट के माफ़ भी कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं या कम्यूट भी कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं। सो
जैसे प्रेसिडेंट के पास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की जहाँ तक पावर है वहाँ तक वो भी माफ़ कर सकते हैं किसी की भी सज़ा को, या कम कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। सिमिलरली जो गवर्नर होते हैं एक स्टेट के, वो भी जो है ये जुडिशियल पावर बेसिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं टू ग्रांट पार्डन और टू कम्यूट द सेंटेंसेस ऑफ पीपल। लेकिन यहाँ पे एक बात जो मेन ध्यान में रखने की है वो ये है दैट द गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। सो डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट तो पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर जो है वो पार्डन नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो ही कैन कम्यूट द डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कम्यूट तो कर सकते हैं लेकिन पार्डन नहीं कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को। Now Article 162 talks about extent of executive power of state. So it says, subject to the provisions of this constitution, the executive power of a state shall extend to the matters with respect to which the legislature of state has power to make law. So जहाँ तक legislature of state power law बना सकती है, वहाँ तक executive भी जो है अपनी power exercise कर सकती है। Provided that in any matter with respect to which the legislature of a state and parliament have power to make laws, the executive power of state shall be subject to and limited to the executive power expressly conferred by this constitution. ये प्रोवाइजो बेसिकली किस सिचुएशन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कंकरेंट लिस्ट की। कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है, ठीक है, दोनों के पास ही पावर होती है, ठीक है। तो 7 शेड्यूल में बेसिकली 3 लिस्ट दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकती है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में ये दोनों ही यूनियन एज वेल एज स्टेट दे कैन मेक लॉ। सो प्रोवाइजो टू आर्टिकल 162 basically says that in the matters of concurrent list, the laws made by the union shall have an overriding effect over the laws made by the state legislature. Fine. So these were the provisions relating to the governor. Now one very important privilege is given to the President of India as well as to the governor of the state. इन दोनों ही पर्सन्स को जो है थोड़ा बाकी जनता से हटके ट्रीट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने ही अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली सेज दैट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर कैन नॉट बी subjected to any criminal proceeding during the term of their office. So जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर अपने ऑफिस में हैं एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती है। फाइन। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे कितना ही बड़े से बड़ा क्राइम कर दें, बट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक कि वो उस ऑफिस में हैं। सिमिलरली गवर्नर भी किसी स्टेट के अगर हैं तो वो उस पोस्ट पे रहते हुए चाहे कितना ही बड़ा क्राइम कर दें, उनके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर दर्ज की जा सकती है, ना ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है, मतलब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ शुरू नहीं की जा सकती है। फाइन। एंड इन द मैटर ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स, क्या प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती हैं? सिविल प्रोसीडिंग के केस में मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट या गवर्नर को कि आपके खिलाफ ये सिविल प्रोसीडिंग शुरू करने वाला है कोर्ट, ठीक है। तो इन दोनों ही डिग्निटरीज को काफ़ी अलग ट्रीट किया गया है अंडर आर्टिकल 361, ठीक है। तो ध्यान रखना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो बिल्कुल ही शुरू नहीं की जा सकती है कम वॉटएवर में, बट इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स, the civil proceedings can be initiated against the president and governor of India, but only after giving a 2 months notice to them. Now another important power of the governor is to make ordinances during recess of the legislature of the state. So जैसे आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो he can promulgate ordinance. Similarly under article
213 of the Constitution of India, even the governor can promulgate ordinances. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. Now coming to the Council of Ministers of States, they are also similarly to the Council of Ministers in the central level. So Article 163 basically talks about Council of Ministers to aid and advise the governor. So this is similar to the provision given under Article the Union given under Article 74 of the Constitution, जिसमें क्या दिया था, that there shall be a Council of Ministers to aid and advise the President. Similarly गवर्नर को भी एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना ज़रूरी है. सो देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस. फाइन. सो गवर्नर जो है अपने फंक्शंस को कैसे एक्सरसाइज करेंगे, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन केस ऑफ Article 163. It says, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion. So प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो अपने डिस्क्रिशन पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर दी है एक तरह से, बिकॉज ही कैन एक्चुअली एक्ट अपॉन हिज ओन डिस्क्रिशन. ठीक है, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आते हैं जहाँ पे गवर्नर कैन एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन, इनफैक्ट कॉन्ट्ररी टू दी एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही कैन नॉट हैव एनी लिबर्टी टू एक्सरसाइज हिज पावर ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन. सो जो गवर्नर है उनके रिगार्ड में डिस्क्रिशनरी पावर भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पावर्स. तो ये इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गवर्नर को कहीं ना कहीं हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा पावर दी है. नाउ क्लोज टू सेज दैट इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एनी मैटर इज़ और इज़ नॉट अ मैटर एज रिस्पेक्ट्स विच गवर्नर इज़ बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन. अब कैसी सिचुएशन में वो अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट कर सकते हैं. द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल. अब ये भी कौन डिसाइड करेगा कि गवर्नर का डिस्क्रिशन है या नहीं है, ये भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को ही दे दी है कि भाई आप खुद ही डिसाइड करो आपका डिस्क्रिशन है या नहीं है, और आप उस पर एक्ट भी कर सकते हो डिस्क्रिशनरी ऑन योर ओन डिस्क्रिशन. फाइन. सो गवर्नर को हमने डबल सॉलिड पावर दे दी है यहाँ पे, कि एक तो उनको डिस्क्रिशन दे दिया है, और वो डिस्क्रिशन उनका है या नहीं है वो भी डिसाइड कौन करेगा, खुद गवर्नर ही. And the validity of anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have. और तीसरी कमाल की बात तो ये कह दी कि अब गवर्नर को कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है कि आपका डिस्क्रिशन था या नहीं था. मर्जी आपकी, जो करना है करो, आपका अपना डिस्क्रिशन है भी या नहीं है ये भी आप डिसाइड करो. और आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि आपका डिसीजन था या डिस्क्रिशन था भी या नहीं था. Fine. So clause 2 has actually strengthened the power given to the governor to a great extent. Now clause 3 says that the question whether any and if so what advice was tendered by the ministers to the governor shall not be inquired into any court. So governor को क्या advice दी है council of ministers ने, उसका judicial review नहीं हो सकता. Now Article 164 provides with the other provisions of ministers, and it says that the chief minister shall be appointed by the governor. जैसे प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर. और बाकी मिनिस्टर्स जो हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. सो अपनी ग्रुप में या अपनी सरकार में किस पर्सन को मिनिस्टर रखना है या किसको नहीं रखना है, ये कौन डिसाइड करेगा, चीफ मिनिस्टर. Now the proviso says, provided that in states of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha, there shall be a minister in charge of tribal welfare. So छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इन 4 स्टेट्स में एक मिनिस्टर होगा who is in charge of tribal welfare, who may in addition be in charge of welfare of the scheduled caste and backward classes. Fine. So इन 4 स्टेट्स में मैंडेटरी प्रोविजन है कि एक मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर भी अपॉइंट किया जाएगा. The total number of ministers
ministers including the chief minister in the council of ministers shall not exceed 15%. so ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन को आप मिनिस्टर बना दिए, 40-50-70 मिनिस्टर हो गए हैं सरकार में, ऐसा नहीं हो सकता है। जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी स्ट्रेंथ है उसके मैक्सिमम 15% तक के पर्सनस को ही आप जो है मिनिस्टर बना सकते हो। फाइन। सो मिनिस्टर की स्ट्रेंथ जो है 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। नाउ प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। लेकिन स्टेट के केस में यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट भी दे दी है कि 12 से कम तो नहीं होने चाहिए, कम से कम 12 मिनिस्टर्स तो ज़रूर होने चाहिए इंक्लूडिंग दी चीफ मिनिस्टर। Provided further that where the total number of ministers including the chief minister in the council of ministers in any state at the commencement of the constitution 91st amendment act 2003 exceeds the said 15%, क्योंकि ये 15% की लिमिट जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही आई थी। अब प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि अगर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले अगर 15 से ज़्यादा थी किसी स्टेट में मिनिस्टर्स की संख्या, in that case the total number of ministers in the state shall be brought in conformity with the provisions of this clause। फाइन। तो एक्स्ट्रा जितने भी उनको हटा दिया जाएगा विद इन 6 months from the date of implementation of 91st amendment act। now clause 1b says a minister of legislative assembly of a state or either house of the legislature of a state having legislative council belonging to any political party who is disqualified for being a member of that house shall also be disqualified to be a member of the council of ministers। सिमिलर प्रोविजंस हैं ये सारे के सारे जो हमने ऑलरेडी यूनियन के केस में पढ़े हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू whom? टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। सो बेसिकली सरकार को कौन गिरा सकता है? अगर सरकार ने जो है अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, अपनी मेजोरिटी खो दी है लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में, इन दैट केस द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पास मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसके बाद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिजाइन कर जाएंगे। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ बनती है? मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टूवर्ड्स दी लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर टू हिम दी ओथ। सो मिनिस्टर बनने के बाद जो है वो अपने ऑफिस में जाने से पहले गवर्नर के सामने ओथ लेते हैं ऑफ सीक्रेसी टू द फॉर्म सेट आउट इन 3rd शेड्यूल। A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the legislature shall be on the expiration of the period cease to be a minister। so यहाँ पे भी सेम प्रोविजन है कि मान लो अगर कोई पर्सन नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, एमएलए तो नहीं है वो, स्टिल उसको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना ज़रूरी होगा, और अगर नहीं बन पाया तो देन ही विल सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। So these were the provisions relating to the chief minister and the council of ministers. Now coming to the highest law officer of the state. State के highest law officer कौन है? Advocate General. So advocate article 165 basically provides with the provision of Advocate General of the state. Attorney General of India का provision कहाँ पे था? Article 76 7 + 6 हमने क्या बोला था कि तेरा क्या सपना है, मेरा क्या सपना है, to be the अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेंट्रल और स्टेट लेवल के आर्टिकल्स हैं उनको याद करने का एक तरीका ये भी है कि जो स्टेट का आर्टिकल, जो यूनियन का आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 76, उसमें 89 आप ऐड कर दो तो स्टेट का प्रोविज़न आ जाएगा। ठीक है, तो 89 वाला फॉर्मूला तब तक यूज़ करेंगे जब तक ये 100 तक नहीं आ जाता, अप टू 100। ठीक है, और आफ्टर 100 जो है यू विल ऐड 90 एंड यू विल गेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट। सो सेंट्रल का जो है यूनियन का जो आर्टिकल है उसमें अगर आप 90 ऐड कर दोगे तो स्टेट का प्रोविज़न आ जाएगा, लेकिन ये 100 के बाद के प्रोविजंस हैं, 100 तक के प्रोविजंस में यू आर रिक्वायर्ड टू ऐड 89। फॉर एग्जांपल 76 में क्या प्रोविज़न है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में 89 हमने ऐड किया तो क्या आ गया? 165 प्रोवाइड्स विद द प्रोविजन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। सो ये आप देखना ट्राई करके कि लगभग हर एक आर्टिकल में ये लागू होता है रूल।
अगर आपको मान लो स्टेट का पता है और सेंट्रल का नहीं पता है, या सेंट्रल का पता है या स्टेट का नहीं पता है, तो उस केस में आप 89 100 से पहले वाले आर्टिकल में और 90 100 से बाद वाले आर्टिकल में ऐड करके यू कैन फाइंड इट आउट। अगर आप इस रूल को अपनाएं तो आर्टिकल 72 में क्या था, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब 72 में हमने 89 ऐड किया तो कितना हो गया 161 में गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स हैं। फाइन, तो ये रूल बाय एंड लार्ज हर एक आर्टिकल के ऊपर अप्लाई करता है। बस ये ध्यान रखना कि 100 से कम वाले आर्टिकल्स में 89 ऐड करना है, और 100 के बाद जब यूनियन के आर्टिकल्स आते हैं तो उस केस में हमें 90 ऐड करके स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। सो दिस इज़ ओनली अ ट्रिक टू कम आउट विद आंसर। अगर आपको किसी एक प्रोविजन का मान लो पता है, दूसरे मान लो आपको ये पता है कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन है, ये तो हमने वैसे भी याद कर लिया 13 से, ठीक है। अब हमें एग्ज़ाम में आ गया एडवोकेट जनरल का कौन सा आर्टिकल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये 100 से कम का आर्टिकल है तो 89 ऐड करेंगे 165 आ जाएगा। दिस इज़ दी प्रोविजन विद रिगार्ड टू एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फाइन, सो एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। Article 165 says that the governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed as judge of the high court to be an advocate general of the state. So पहली बात तो ये है कि एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। और क्वालिफिकेशन क्या थी अटॉर्नी जनरल की, दैट ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज। सिमिलरली एडवोकेट जनरल क्योंकि स्टेट लेवल का ऑफिसर है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ही शैड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज अगर कोई पर्सन बन सकता है देन ही इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू बी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। नाउ क्लोज 2 says it shall be the duty of advocate general to give advice to the government of state upon such legal matters and to perform such other duties of legal character। so basically जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल एडवाइज़र है, वैसे ही एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइज़र होगा। द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। सो कोई फिक्स टेन्योर एडवोकेट जनरल का भी नहीं होता है, जब तक गवर्नर का प्लेजर रहेगा तब तक ही कैन होल्ड ऑफिस। फाइन, सो गवर्नर कभी भी उनको ऑफिस से हटा भी सकते हैं। एंड शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द गवर्नर में डिटरमाइन, और उनको सैलरी भी कितनी मिलेगी जो गवर्नर डिटरमाइन करेगा। फाइन, सो दिस इज द प्रोविजन एज टू एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नाउ कमिंग टू कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, जैसे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस था, वैसे ही स्टेट लेवल पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो हैं वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। फाइन, सो जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम किए जाते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पे सारे काम गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। नाउ क्लोज 2 says orders and other instruments made and executed in the name of the governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules made by the governor, and the validity and order of the instrument authenticated shall be not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the गवर्नर। सो कौन रूल बनाएगा, बेसिकली कैसे गवर्नमेंट को काम करना है, ये भी गवर्नर ही बनाएगा। नाउ द गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सारी पावर जो है गवर्नर का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर को सारी पावर दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे करनी है, क्या रूल्स होंगे वो खुद ही डिसाइड करेंगे। Now Article 167 provides with the duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to the Governor। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सारी बातें बताए कि सरकार में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। सिमिलरली आर्टिकल 167 says that the chief minister of the state shall also be required to inform the governor as to the happenings in the administration of the state। So this completes our provisions relating to central and state executive. Now let's discuss some questions from these provisions. The first question is, advice by council of ministers to the president is excluded from judicial review।
subject to judicial review, subject to judicial review in some circumstances, excluded from judicial review in some circumstances. So whatever the advice is given by the Council of Ministers to the President, it is excluded from judicial review. Which of the following amendments of the Constitution made in mandatory for the President to accept the advice given by the Council of Ministers? So basically जो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट जिसकी बात की गई है, इससे पहले जो क्या सिचुएशन थी कि प्रेसिडेंट के पास के ऊपर मैंडेटरी नहीं था कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सारी बातें माने, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट जिसकी बात इस क्वेश्चन में की गई है उसने मैंडेटरी कर दिया ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने ये कह दिया कि प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं बल्कि उसको माननी ही पड़ेगी. This was this was provided under which amendment? 39th amendment, 42nd amendment, 49th amendment or 44th amendment. So this was basically made mandatory in the 42nd amendment of the constitution. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट ने ये कह दिया कि मैंडेटरी होगा प्रेसिडेंट के ऊपर के जो भी एडवाइस दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वो उनको माननी ही पड़ेगी, उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं. हालांकि 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इस पर्टिकुलर प्रोविजन को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया इन द फेवर ऑफ द प्रेसिडेंट. और 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा? 44th अमेंडमेंट एक्ट ने बेसिकली एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया अंडर आर्टिकल 74 विच नाउ सेज दैट द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन. एक बार रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं, लेकिन वो रिकंसिडरेशन के बाद भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वो एडवाइस दोबारा दी है तो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा बट टू एक्सेप्ट दी एडवाइस. ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. The satisfaction of the president means the satisfaction of the council of ministers and not his personal satisfaction. It was held in Shamsher Singh versus State of Punjab, UN Rao versus Indira Gandhi, Ram Javaya Kapoor versus State of Punjab or Sardar Lal versus Union of India. This was actually held in a landmark case. And what was that landmark case? यहाँ पे इन दोनों केसेस में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी है या शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है. देखो, यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी के केस में भी आर्टिकल 74 क्लोज 1 ही डिस्कस किया गया था, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में जो मेन असेंस था उस केस का वो ये था कि जो आर्टिकल 74 क्लोज 1 है, इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इज द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर्स विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो है प्रेसिडेंट वो काम नहीं कर सकते हैं. दिस वॉज बेसिकली हेल्ड इन दी लैंडमार्क केस ऑफ यूएनआर राव वर्सेस इंदिरा गांधी. लेकिन ये प्रोविजन के जो जब भी किसी आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के ये दिया हो दैट दी दिस कैन बी डन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे उस सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिशनरी सेटिस्फेक्शन नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से की डिस्क्रिशन से होगा. दिस वॉज स्पेसिफिकली हेल्ड इन दी लैंडमार्क केस ऑफ शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन द ईयर 1974. फाइन, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है. बस थोड़ा इसमें ये ध्यान रखना कि यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी में ये कहा गया था कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये कहा गया कि जो सेटिस्फेक्शन है वो प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सेटिस्फेक्शन है. लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, on advice of Speaker of Lok Sabha, on his own wish, on recommendation of the Vice President.
लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस दें कि हमने जो है मेजोरिटी लूज़ कर दी है या फिर इलेक्शन दोबारा कराया जाए, लोकसभा को डिसॉल्व किया जाए, तो उस प्रेसिडेंट जो है लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. How long can a person continue to be a minister without being a member of either house of parliament? So this is a very important question. 3 months, 6 months, 1 year, or there is no limit prescribed. So कोई भी person कितने मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए मिनिस्टर रह सकता है विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. दिस लिमिट इज़ फॉर अप टू 6 months ओनली. सो 6 महीने तक ही मैक्सिमम वो मिनिस्टर रह सकता है. उस 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा. अगर नहीं बन पाया देन ही विल सीज टू बी दी मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू whom? To the council of ministers, to the president, to Rajya Sabha or to Lok Sabha. So the prime minister is basically responsible to the Lok Sabha. लोक सभा में अगर उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, मेजोरिटी खो दी, देन ही विल सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर. नाउ हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नन ऑफ द अबव. सो बेसिकली कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Which of the following provisions empower president to appoint the prime minister? Article 74, Article 75, Article 76 और Article 77. So किस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है? This is given under Article 75 of the Constitution. Now, as per Article 75, Clause 3 of the Constitution of India, the Council of Ministers shall be collectively responsible to whom? To the House of the People, to the Council of States, to the President, to the Vice President. Council of Ministers collectively किसके प्रति responsible होते हैं? To the House of the People. लोकसभा के प्रति जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हालांकि इंडिविजुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 15% ऑफ द टोटल number of elected members of House of People and Council of States, 15% of the total number of members of the House of the People. So देखो हमें ये तो पता था कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 15% किसका? 15% of the total number of members of the House of People. So लोकसभा के 15% of the total number of members से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए the number of ministers. The principle of collective responsibility has been incorporated in Article 75, 74, 105 और 53. So collective responsibility का provision basically कहाँ पे दिया गया है? This is given under Article 75. Who among the following holds his office at the pleasure of the President? Speaker of Lok Sabha, Attorney General of India, Comptroller and Auditor General of India, or Chairman of UPSC. So who holds his office during the pleasure of the President? The Attorney General of India. Highest law officer of state is option A, Attorney General, option B, Advocate General, option C, सॉलिसिटर जनरल और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. सो हमारे देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है और कहाँ पे दिया हुआ ये प्रोविज़न? पहले आप प्रोविज़न बताइए कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76. इट प्रोवाइड्स विद द प्रोविजन ऑफ अटॉर्नी जनरल. सो अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट.
विच ऑफ द फंक्शनरीज, देखो ये स्टेट का मतलब अगर हम यहाँ पे लें कि स्टेट गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे तो एडवोकेट जनरल होगा, बट दिस पर्टिकुलर स्टेट इज गिवन इन द जनरल सेंस ऑफ द टर्म, दैट इज हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। पर्टिकुलर स्टेट का पूछा जाए तो वहाँ पे मतलब अगर मान लो हरियाणा का है, पंजाब का है, या फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट का होता है एडवोकेट जनरल। लेकिन ये जो स्टेट का मतलब है ये जनरल सेंस में पूछा गया, स्टेट मतलब द कंट्री, एंड द आंसर इज अटॉर्नी जनरल। विच ऑफ द फंक्शनरीज कैन बी इन्वाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन टू द पार्लियामेंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, Comptroller and Auditor General of India, or Attorney General of India? So the answer is Attorney General of India can be invited to give his opinion to the Parliament. So basically he is the legal advisor of the government, so he can be invited to the Parliament to give his opinion. Fine. Attorney General of India किसी भी House of Parliament में बैठ सकते हैं, he can sit in any House of the Parliament, but he cannot vote, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मेंबर नहीं है उस हाउस के, बट ही कैन स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एंड ही कैन ऑल्सो लिसन टू वट एवर इज हैपनिंग इन द पर्टिकुलर सदन. Under Indian Constitution, in performance of his duties, Attorney General of India shall have right of audience only in Supreme Court, only in High Courts, in all courts of India, only in Supreme Court and tribunals established by central government. So Attorney General of India have a right of audience. वो किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, no matter whichever state that court is established. ठीक है, सो सभी के इंडिया के सारी कोर्ट्स में ही हैव अ राइट टू ऑडियंस. Which one of the following is correct for appointment of Attorney General of India as per Article 76 of the Constitution? A citizen of India who has been for at least 15 years an advocate of Supreme Court. So basically qualification की बात कर रहे हैं. A citizen of India who is qualified to be appointed as judge of the High Court. A citizen of India who has been for at least 7 years been an advocate of High Court or Supreme Court. A citizen of India who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. So who can be appointed as the Attorney General of India? The answer is option D. जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की भी क्वालिफिकेशन रखता है. सो क्वालिफिकेशन जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सेम है. द पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक ब्रिटिश मोनार्क, प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, जर्मन चांसलर or president of Canada. So the position of president under the Constitution of India or under the Indian system of governance is merely as a British monarch. कोई सिर्फ नॉमिनल हेड है, कोई सब्सटेंस नहीं है उनकी पावर्स में. If the Prime Minister is a member of the Rajya Sabha, he or she has to get elected to the Lok Sabha within 6 months. He or she can declare the government's policies only in Rajya Sabha. He or she cannot vote in no confidence motion, or he or she cannot take part in the budget deliberations in the Lok Sabha. पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या राज्यसभा के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है? द आंसर इज यस. और हमारे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल भी हैं इंदिरा गांधी का और मनमोहन सिंह का. वो एक्चुअल में राज्यसभा के मेंबर्स थे जो प्राइम मिनिस्टर बने. अब क्वेश्चन उठता है कि फिर इनकी पावर्स किस तरह से रेस्ट्रिक्टेड होंगी या क्या उनकी सारी सेम पावर रहेंगी? सो लेट्स डिस्कस ऑप्शंस वन बाय वन. ही और शी हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू लोकसभा विदिन 6 मंथ्स. ज़रूरी नहीं है, वो पूरा टेन्योर अपना राज्यसभा के मेंबर रह के भी गुजार सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बन के. ही और शी कैन डिक्लेयर द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ओनली इन राज्यसभा. ये भी गलत है. वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं. ही और शी कैन नॉट टेक पार्ट इन बजट डेलिब्रेशन. ये भी रॉन्ग है बिकॉज ही कैन टेक पार्ट इन बजट डेलिब्रेशंस इन लोकसभा. बेशक से वो लोकसभा के मेंबर नहीं हो. फाइन, बट ही कैन नॉट वोट इन नो कॉन्फिडेंस मोशन. इसका रीज़न क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही
वोट करते हैं, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का बेसिकली मीनिंग क्या है कि मान लो जब सरकार की मेजोरिटी नहीं है तो उस केस में सरकार गिराने का जो काम करता है वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। और उसमें कौन वोट कर सकता है? सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही। एंड इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा देन ही कैन नॉट वोट इन द लोकसभा फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। For how much period the president can appoint additional and acting judges in high courts? Not exceeding 2 years, not exceeding 3 years, not exceeding 1 year, this or not exceeding 5 years. So president of India जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए एडिशनल एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से कम के पीरियड के लिए वो अपॉइंट कर सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 10 members to Lok Sabha, 10 this we will study while discussing the provision of parliament. For the time being let's just have the answer. कितने लोग प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? 12 members to the Rajya Sabha. Under Article 3 of the Constitution, the Parliament may, by law, form a new state. The bill for the purpose shall be introduced in the Parliament except on the recommendation. Shall not be introduced. यहाँ पे थोड़ा ऐड कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सो जब भी कोई नया स्टेट बनाने का लॉ आता है, दैट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ whom? Prime Minister, Speaker, President or any member of Parliament. The answer is option C. So जब भी कोई नया स्टेट बनाने का लॉ आता है तो उसको पार्लियामेंट में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं करा जा सकता जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना हो। पोर्टफोलियोज आर अलोकेटेड टू मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट, द स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर और नन ऑफ द अबव। सो किस पर्सन को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किसको होम मिनिस्ट्री मिलेगी, किसको डिफेंस मिनिस्ट्री मिलेगी, किसको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगी, ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज अलोकेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनकी टीम है, उनका काम है, उनको काम करना है, बीइंग द बॉस ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उन्हीं के ऊपर सारा कारोबार छोड़ रखा है कि आप डिसाइड करो आपको कौन चाहिए अपनी टीम में। एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ एन इनडेफिनिट लाइफ, 1 year, must be laid before parliament when it reassembles, none of the above. So कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है ऑर्डिनेंस का प्रोविजन? आर्टिकल 123। और उसके कितनी लाइफ होती है, कितने टाइम पीरियड के लिए वो लागू रहता है? दैट पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स। फाइन। सो जैसे ही पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है उसके 6 वीक्स के अंडर 6 weeks of reassembly of parliament the ordinance has to be introduced before the parliament. Ordinance promulgated by president under article 123 of the constitution of India shall cease to operate after 6 weeks of reassembly. ये थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है। 6 weeks of reassembly of parliament। और कितने टाइम में पार्लियामेंट को रीअसेंबल होना ही पड़ेगा? 6 months में, ठीक है। तो 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड लैप्स नहीं कर सकते हैं बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो 6 महीने तो मिलना ही मिलना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकता है वो ऑर्डिनेंस लागू? 6 months 6 weeks, ठीक है। 6 months में पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है, उसके विदिन 6 weeks उसको लॉ बनाना पड़ेगा। Which one of the following is correct statement of the decision of DC Wadhwa versus State of Bihar? President is entitled to promulgate ordinances during the recess of the Parliament. Colorable re-promulgation of ordinances is unconstitutional. Article 123 empowers the President to issue successive ordinances. Governor's power of re-issuance of ordinances cannot be questioned in court of law. So DC Wadhwa versus State of Bihar के केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि बार बार आप रीप्रोमलगेट नहीं कर सकते हो बाय पासिंग दी नेचुरल प्रोसेस ऑफ पासिंग दी लॉ, ठीक है। तो आप
लेजिस्लेचर को उसके राइट से जो है दूर नहीं कर सकते हो। लॉ बनाना हमारे देश में लेजिस्लेचर का काम है, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बाईपास दैट पर्टिकुलर provision. So colorable repromulgation of ordinances is unconstitutional. State executive power is vested with the chief minister, council of ministers, chief minister and council of ministers, the governor. So state executive power किसमें वेस्ट करती है? See, your state executive power vests with the governor, but de facto executive power is with the chief minister, council of ministers headed by the chief minister. Fine. So हालांकि जब भी स्टेट की बात आएगी as to who is the head of the executive, तो हम हमेशा प्रेसिडेंट या गवर्नर बोलेंगे, बट अगर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव पावर देखें तो वो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रहती है, बट दिस इज टॉकिंग अबाउट इन दी जनरल सेंस स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन दी गवर्नर, क्योंकि गवर्नर के नाम पे ही सारे काम किए जाते हैं. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय whom? बाय द चीफ मिनिस्टर, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर और द रूलिंग पार्टी. So the governor of a state is basically appointed by the president of India. Governor can resign from his post. His resignation will be addressed to the president, chief minister, vice president or both A and B. So जब भी गवर्नर को रिजाइन करना होगा वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करेंगे? टू दी प्रेसिडेंट. Who administers oath to the governor of state? ओथ कौन दिलाता है गवर्नर ऑफ स्टेट को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, नन ऑफ द अबव. देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि बाकी सारे गवर्नर के रिगार्डिंग में उसका रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट को एड्रेस किया जाता है और अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन उसको ओथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं दिलाता है. उसको ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है, तो ओथ का ध्यान रखना कि ओथ के केस में प्रेसिडेंट नहीं दिलाएगा, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट विल एडमिनिस्टर ओथ. प्रेसिडेंट को भी ओथ कौन दिलाता है? जुडिशरी का हाईएस्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और गवर्नर को भी जुडिशरी वाला पर्सन ही ओथ दिलाएगा. ठीक है, तो कसम कौन खिलाएगा? जुडिशरी का जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट. ठीक है, तो ध्यान रखना. Which of the following articles of the Constitution gives the governor the power to grant pardon in certain cases? Article 165, Article 161, Article 151 और Article 155. So गवर्नर की पार्डनिंग पावर कहाँ पे दी हुई है? आर्टिकल 161. प्रेसिडेंट की कहाँ पे? आर्टिकल 72. Which one of the following statements with regard to pardoning power of governor is correct? The governor can pardon the death sentence. The governor has no power in relation to death sentence. The governor can only suspend or remit the death sentence. The governor can only suspend, remit or commute the death sentence. So the answer is option D. The governor cannot pardon the death sentence, but he can suspend, remit or कम्यूट दी डेथ सेंटेंस, लेकिन पार्डन नहीं कर सकता है. पार्डन डेथ सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं. हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल और चीफ ऑफ पुलिस फोर्स इन स्टेट. स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडवोकेट जनरल. जैसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग में एडवोकेट जनरल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट वोट नहीं कर सकते हैं. अ पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर नो टाइम, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. सिमिलरली जो हमने पढ़ा था यूनियन के केस में कि बिना पार्लियामेंट का मेंबर या बिना स्टेट काउंसिल का मेंबर हुए भी कोई पर्सन जो है वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही. 6 महीने के अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP या MLA बनना पड़ेगा.
The President has no power to grant pardon under Article 72 of Constitution of India, where the sentence is given by a court martial of death has been awarded, is for an offence relating to a matter to which the executive power of union extends, is for an offence relating to a matter to which the executive power of the state extends. सो आर्टिकल 72 में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि जब कोर्ट मार्शल ने कोई सज़ा दी हो, डेथ सेंटेंस हो, या फिर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, इन सभी केसेस में अगर किसी को सज़ा होती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन. दिस इज़ नॉट गिवन अंडर आर्टिकल 72. सो अगर किसी केस में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड करती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर नहीं है टू ग्रांट पार्डन. An ordinance in a state is promulgated by whom? Chief Minister, Chief Justice of High Court, Governor of State, or none of the above. So ordinance is promulgated in the state by the Governor of State under Article 213 of the Constitution. 123 में President का जो है ordinance promulgate करने की power दी हुई है. Under which of the following articles the governor of a state has power to issue an ordinance? Under Article 213. Question B आ ही गया ये. So this is it for today's lecture. Please keep studying, keep following the lectures, and please keep revising. Without revision, nothing is going to work out. Fine. So कितना ही आप पढ़ लोगे, अगर revision नहीं आपने किया तो फिर you would be not be able to perform well in the examination. फाइन. सो रिविजन एक्चुअली स्ट्रेंथन्स योर प्रिपरेशन. चाहे कितना ही फोर्सफुली अपने आप को करना पड़े, बट डू रिवाइज दी थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. चाहे आप वीकली एक टारगेट रख लीजिए कि पूरे वीक का आपको एक दिन रिवाइज करना है, या फिर 2-3 दिन का लगातार आप पीछे का जितना भी हो गया है वो सारा रिवाइज करते चलें. ठीक है. तो जैसे आपकी ये ब्रेक क्लासेस चल रही हैं, आप पीछे की क्लासेस भी सारी रिवाइज करते रहें. थैंक यू.